इंदौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट बनाने और बाजार में चलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के मुख्य सरगना सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए के नकली नोट के साथ नोट छापने के 3 लेजर प्रिंटर, A4 साइज के 85 GSM कागज जिन पर 500 और 200 रुपए के नकली नोट छपे, 2 लेमिनेशन मशीन, नोट पर RBI की पट्टी चिपकाने हेतु चमकीले स्ट्रिप, 1 लैपटॉप और व्हाइट वाटरमार्क इंक जब्त की है। दरअसल इंदौर की लसुड़िया थाना पुलिस ने कुछ दिन पहले मुखबिर की सूचना पर देवास नाके से आरोपी शुभम उर्फ पुष्पांशु रजक को पकड़कर आरोपी से 500 रुपए के कुल 46 नकली नोट जब्त किए थे। आरोपी ने पूछताछ पर बताया था कि उसने नकली नोट नसरुल्लागंज निवासी महिपाल उर्फ मोहित बेड़ा से खरीदे हैं, जिसके आधार पर आरोपी महिपाल उर्फ मोहित बेड़ा को नसरुल्लागंज जिला सीहोर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी महिपाल से पूछताछ में जानकारी मिली कि नकली नोट नागपुर निवासी मनप्रीत द्वारा भेजे गए हैं। महिपाल ने आरोपी से अभी तक 20 लाख के नकली नोट मनप्रीत से खरीदे हैं, जिन्हें आरोपी अनुराग चौहान निवासी नसरुल्लागंज तथा मोहसिन खान निवासी खजराना इंदौर को बेचे हैं, जिसके आधार पर आरोपी मोहसिन निवासी खजराना इंदौर एवं आरोपी अनुराग चौहान सीहोर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से नकली नोट बरामद किए गए हैं। गिरोह के मुख्य सरगना मनप्रीत सिंह निवासी नागपुर महाराष्ट्र को उसके घर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि आरोपी अपने साथी मलकित सिंह के साथ किराए के लिए हुए फ्लैट पर नकली नोट बनाता है। आरोपी मलकीत सिंह की निशानदेही पर नकली नोट बनाने के उपकरण, जिसमें 3 लेजर कलर प्रिंटर, 2 लेमिनेशन मशीन, A4 साइज के 85 GSM कागज जिन पर 500 और 200 रुपए के नोट छपे हुए हैं। नोट बनाने में प्रयुक्त होने वाली वाटरमार्क, व्हाइट इंक आदि सामग्री जब्त की गई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अभी तक 20 से 22 लाख के नकली नोट तैयार कर बेचे हैं। अब पुलिस आरोपियों को पूछताछ कर रही है कि नकली नोट और किस किस को बेचे हैं। के दौरान नकली नोट की एक खबर पकड़ी गई है, उसमें आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं। इस प्रकार का पूरा मामला है। देखिए 20 जनवरी को सबसे पहले हमको सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो कि नकली नोट को चलाने का कोशिश कर रहा है, तो उसके पास कुछ ज़्यादा संख्या में नकली नोट होने की खबर थी। तो इसके द्वारा जब खबर मिली तो तुरंत एक टीम का गठन किया गया DCP सर के निर्देशन के अकॉर्डिंग, और फिर उस टीम को कहा गया कि जो व्यक्ति है उसको एप्रीहेंड किया जाए। उसको जब एप्रीहेंड किया गया तो उसका शुभम रजक करके नाम मालूम हुआ, जो कि जबलपुर का रहने वाला है। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के बारे में जानकारी दी, और उसके आधार पे जो पहला व्यक्ति को पकड़ा गया वो था महिपाल बेड़ा। वो राजस्थान का रहने वाला है और फिलहाल नसरुल्लागंज में रह रहा है। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने मनप्रीत नाम के व्यक्ति का नाम बताया, जो कि उसने जो जानकारी दी कि ये व्यक्ति उनको नकली नोट प्रोवाइड करता है। और जब मनप्रीत के बारे में जानकारी मिली तो वो नागपुर का रहने वाला पाया गया, और जो टीम गठित करके उसको नागपुर भेजा गया। और टीम ने जब इस पर रेड मारी तो उसके घर से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद किए गए, और जो भी नकली नोट बनाने के लिए इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता था, जैसे कि प्रिंटर्स, लेमिनेशन मशीन, और जो जिस क्वालिटी के पेपर्स थे और जो GSM शीट वगैरह जो थी वो ये सब चीज़ बरामद की गई। और जब मनप्रीत से पूछताछ की गई तो उसने अपने और सप्लायर्स के नाम बताए। इस तरह से टोटल मनप्रीत, महिपाल बेड़ा, शुभम रजक और अनुराग चौहान जैसे लोगों को अरेस्ट किया गया है। और इसमें हमारी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत से कार्य किया है, जिसमें लसुड़िया TI तारे सोनी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसके आगे अभी जो छोटे मोटे विवेचना के जो और पहलू रह गए हैं उन पे भी कार्य किया जाएगा। कुल कितने आरोपी इस प्रकरण में अभी तक पुलिस के हाथ है, और नकली नोटों की संख्या क्या है? इसमें कुल अभी जो हमको पहले आरोपी से मिले थे उसके पास 46 नोट मिले थे, और टोटल 20 लाख रुपए के आसपास के नोट का सर्कुलेशन की हमें इन्वेस्टिगेशन में जानकारी मिली है। और इसमें टोटल 5 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें से जो मेन इसमें बंदा था वो है मनप्रीत, जो नागपुर का रहने वाला है। सर ये सीखा कैसे था, बनाने कैसे सीखा? क्या सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब पे इस प्रकार की कोई वीडियो देखी गई? इसने अपना जो भी नॉलेज और एक्सपर्टीज़ गेन किया था ये सोशल मीडिया में, टेलीग्राम में, यूट्यूब में जो वीडियोस अवेलेबल रहते हैं इसने अपना नॉलेज गेन किया था। सर मार्केट में अभी तक कितने की खबर कर चुका है? देखिए इन्वेस्टिगेशन में जो पता चला है उसके अकॉर्डिंग लगभग 20 लाख रुपए के नोट्स ने सर्कुलेट किए हैं, जो कि इंदौर में, बॉम्बे में और आसपास के क्षेत्रों में इस्तेमाल किए गए हैं। तो सर उनका कारण क्या रहा? मतलब क्या मानसिकता क्या थी? जल्दी अमीर बनने के सपने या कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें? अल्टीमेट तो देखिए ग्रीड ही होता है इन सब चीज़ों के पीछे, तो ऑब्वियसली उसकी ग्रीड ही रही होगी कि बिना मेहनत के पैसे बन जाए वाला मेंटालिटी के साथ उसने कार्य किया है। कुछ और भी मिले हैं? कितना
हाँ, अभी 20 लाख रुपए के जो पता है आपका सर्कुलेशन किया है, उसके अलावा जो आप लोग के सामने ये मौजूद है, ये जो रेड की गई थी उसमें जब्त किए गए हैं। तो आरोपी के फैमिली बैकग्राउंड में आरोपी रहने वाला नागपुर का है और बाकी और विवेचना में तथ्य निकल के आएंगे कि वो क्या करता है, कैसे क्या करता है। वो किराए के फ्लैट में रहता था नागपुर में और जो भी प्रिंटर और जो भी सामग्री बरामद की गई है उसी के नाम पे है। सर, ये 20 लाख जो आप बदल चलाए तो इसकी एक चैनल का तरीका क्या था? ये क्या इसने एजेंट बना रखे थे या इसको कोई कमीशन बेस पे देता था? इसका एक बताओ। ये बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोगों से कांटेक्ट करता था और उन लोगों को नए बिजनेस मॉडल के लिए प्रलोभन देता था और उसके तहत जब उसको कॉन्फिडेंस गेन हो जाता था कि सामने वाला व्यक्ति कॉन्फिडेंस में आ गया है, तब फिर इनसे ये शेयर करता था कि मेरे पास नकली नोट है जिनको अपने को मार्केट में रोल ओवर करना है। इस तरह से इसने अपनी टीम बनाई थी। सोशल मीडिया पे सबसे इंटरेक्ट होता है। हाँ, मोस्टली सोशल मीडिया पे इसका इंट्रैक्शन रहा है। पानसेमल जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम तिल्लीखेत में पानसेमल विधायक श्याम बरड्डे द्वारा 20 लाख रुपए से बनने वाले पुलिया का लगभग 1 साल पहले भूमि पूजन किया गया था। आज मंगलवार को मीडिया प्रतिनिधि की टीम ने सुबह 9 बजे मौके पर पहुंची। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिया का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। ग्रामीण से पूछे जाने पर ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर पानसेमल विधायक द्वारा 1 साल पहले पुलिया का भूमि पूजन किया गया था। उसके बावजूद भी जगह पर अभी तक पुलिया नहीं बना है। आपको बता दें, पुलिया नहीं होने के कारण ग्रामीणों को विशेषकर बारिश के समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस क्षेत्र में पहाड़ी नाले होने की वजह से कभी भी बाढ़ का पानी आ जाने से गांव के लोगों को कई घंटों तक रास्ता चालू होने का इंतजार करना पड़ता है। पानसेमल विधायक ने पुलिया निर्माण के लिए भूमि पूजन किया तो ग्रामीणों को एक आस जगी कि अब उनकी समस्याओं का निराकरण होगा, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी पुलिया का काम शुरू नहीं होने के कारण ग्रामीणों में निराशा छाई हुई है। इस दौरान स्थानीय ग्रामीण गांव पटेल, सुखलाल पटेल, सोमिया, कन्हैयालाल समिता ने ग्रामीण ने मीडिया के समक्ष अपनी परेशानियों को बताया है। खेतिया से शंकर सिरसाट की रिपोर्ट। आपका नाम? सुखलाल पटेल, ग्राम तिल्लीखेत। क्या समस्या है आपकी? रोड का ये पुलिया उद्घाटन करके गया था, 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक बना नहीं। अभी 4 महीने हो गया बारिश खुलने का, तो भी नहीं बना है। ठेकेदार को बोलते हैं तो बाद बनाएंगे, देखेंगे कर कर अभी तक नहीं चालू किया काम। अभी तो बनना चाहिए। तो ऐसे फिर बारिश आ जाएंगी तो फिर रुक जाएगा, तो क्या मतलब निकलेगा। और बारिश आ गई सब। हाँ, 1 साल हो गया भूमि पूजन होने का, अभी तक काम नहीं चालू हुआ। विधायक महोदय को मिले थे आप? हाँ, उसको बोले थे फोन से। ऐसा जी। और आप गांव पटेल हो यहाँ से? जी, गांव पटेल। तो क्या चाहते हो आप? ये बनना चाहिए। बनना चाहिए। तो बहुत समस्या है हमको, तो आने जाने में आपको बहुत दिक्कत है। अभी नहीं, जो बरसात में तो हम 4 जन मिलकर मोटरसाइकिल उठा के ले जाते हैं उस पर, फिर हम हमारा मार्केट करके लाते हैं वापस। ऐसा? हाँ, और अस्पताल में जाने के लिए वही करना, जोली बना के महिला को ले जाते हैं हम। कोई महिला रास्ते में मौत की शिकार हो चुकी। ऐसा? हाँ। आपके गांव में लगभग कितनी जनसंख्या है यहाँ पर? क्या वोटर होगा 750। 750? 750, 800? वोटर केवल वोटर। हाँ हाँ, 750, 800 बच्चे लगा के तो हो जाएगा 3000 के पार। हमारे द्वारा एक पुलिया को देखा गया उधर आगे। हाँ, तो उसका काम हुआ है अधूरा? अधूरा पड़ा है। हाँ, तो कैसा काम था उसका? बिल्कुल अच्छा नहीं था वो तो। जैसे घटिया काम है? घटिया काम है वो तो ले जाएगा। ऐसा? क्या पैसे निकालने के लिए हाँ हाँ, मतलब, हाँ, छोटे 8 mm का सरिया डाल दिया। हाँ हाँ, फिर बाद में लाया वो 16 mm का, एक सरिया वहाँ तो एक सरिया उधर डाला 10 फीट के अंदर हाँ हाँ। दूरी पर। फिर उन्होंने अभी चालू किया काम। अब कैसा होता है क्या मालूम। काम अच्छा होना चाहिए। काम अच्छा? हाँ, फिर न तो फिर नाला आ जाएगा, भेजा गया, क्या मतलब निकलेगा। ये हमारा कहना है। तो आप क्या चाहते हो? काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। अच्छा काम होना चाहिए। ठीक। आपका नाम? कन्हैयालाल जेंडिया वसावे और राखी बुजुर्ग पंचायत, ग्राम तिल्लीखेत। क्या समस्या है आपकी? हमारी ये पुलिया की और रोड की समस्या है, और विधायक ने आके उद्घाटन भी करके गया, पर कोई इसकी अभी तक हुआ नहीं सर। काम चालू नहीं हुआ? काम चालू भी नहीं हुआ, और बारिश में रुके, पर अभी तो ठंड के मौसम तो चलना चाहिए था ना। आपने विधायक से बात करने की कोशिश की? हाँ, नहीं करे, पर वो भी कहाँ करे। आपका नाम? सोमिया आगे बसले तिल्लीखेत पंचायत राखी बुजुर्ग।
आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है सर, ये हमारा पुलिया मंजूर हुआ था। पुलिया मंजूर हुआ था, अब गठन करके भी गए थे विधायक ने, तो खड्डा खोद के गए थे, काम चालू नहीं हुआ। रेती खड़ी पूरा डाला था पर वो भी बह गई, और अभी तक तो बरसात तो खत्म हो गई, अभी तक तो काम चालू होना चाहिए था, ऐसा हमारा कहना है। आप ठेकेदार से बात करें? ठेकेदार से भी बात कर रहे हैं, ऊपर वो भी नहीं अब तक। नर्मदा जयंती के महापर्व पर नगर में चुनरी यात्रा निकाली, जो श्री सिद्ध बाल हनुमान शनि मंदिर धार रोड से निकली। चुनरी यात्रा में सैकड़ों भक्तजनों ने चुनरी यात्रा में भाग लिया। संत श्री भरतदास जी महाराज, त्यागी जी व राजू बजरंगी सोनी के मार्गदर्शन में नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मां नदी पुल से भरतपुर तक चुनरी यात्रा ढोल बाजे भजन कीर्तन के साथ पैदल यात्रा में नगर की पुरुष, महिला एवं बच्चों ने बड़ी तादाद में चुनरी थाम कर पहुंचे। यहाँ से वाहन द्वारा यात्रा खलघाट पहुंचेगी। खलघाट में हजारों धर्म प्रेमी लोगों द्वारा मां नर्मदा में स्नान पूजा अर्चना कर 1100 मीटर लंबी चुनरी उत्तरी किनारे से दक्षिणी किनारे तक मां नर्मदा को अर्पित की जाएगी। पश्चात महाआरती का आयोजन होगा तथा महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। सायंकाल में 11,000 आटे के दीपक प्रज्वलित कर मां नर्मदा में प्रभावित किए जाएंगे। ऐसा कौन सा पर्व है जो आप ये चुनरी यात्रा लेकर जा रहे हैं? नर्मदा जयंती है और नर्मदा जोर से प्रतिवर्ष जोर से निकाला जाता है। इस बार भी निकाला जा रहा है माता की नर्मदा की चुनरी, और प्रतिवर्ष उड़ाते हैं। कहाँ से कहाँ तक जाएगी? मनावर से खलघाट, बाल हनुमान मंदिर से खलघाट जाए। अभी पैदल यात्रा जाएगी कि यहाँ से वाहन से? वाहन से। अभी आपने रैली निकाली, पूरे नगर में रैली निकालने के बाद में आप वाहन से खलघाट जाएंगे। वहाँ पूजा होगा और आरती होगा, चुनरी उड़ाया जाएगा, भंडारा होगा, महाप्रसाद। मां नर्मदा जी के जन्मोत्सव पर मां नर्मदा जी तट, श्री राम घाट, गणगौर घाट, ब्राह्मण घाट एवं दक्षिणी घाट पर सुबह से हजारों भक्तों ने स्नान पूजा पाठ ध्यान दान किया। नर्मदा जी के अनेकों भक्तों ने मान मन्नत पूरी होने पर चुनरी उड़ाई। नर्मदा जी किनारे स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्वालेश्वर महादेव, कालेश्वर महादेव, रत्नेश्वर महादेव, श्री छत्र गणेश महादेव, श्री टोकेश्वर महादेव में शंकर भगवान की पूजा की। नर्मदा जी किनारे ब्राह्मण घाट पर श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर, श्री रामघाट सहित 5 से 6 स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों भक्तों ने भोजन प्रसादी ग्रहण किया।
इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। स्वर्गीय मोहन प्यारी देवी की स्मृति में राहत 2 के अंतर्गत सिविल हॉस्पिटल जौरा में आज 3 फरवरी को स्वास्थ्य शिविर के अंतिम दिवस समापन के अवसर पर भी भारी संख्या में रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। कैंप में विभिन्न रोगों की चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त किया। इस चिकित्सा शिविर में गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को राहत 2 स्वास्थ्य शिविर मुरैना के लिए भी रेफर किया गया। मुरैना हेल्थ कैंप में सभी मरीजों को सर्व सुविधा युक्त चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। कैंप के अंतिम दिन भी अनेक गंभीर मरीजों को व्हील चेयर की मदद से लाया गया। ऐसे गंभीर हालत के रोगियों को कैंप में सेवा दे रहे अतुल महेश्वरी एवं राजू उपंत्री हॉस्पिटल स्टाफ रवि वाल्मीकि ने इस प्रकार के सीरियस मरीजों को भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा तत्परता के साथ इन मरीजों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई गई। इस हेल्थ कैंप के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन, राजकृष्ण तनखा फाउंडेशन, इस रोटरी क्लब का अहम योगदान रहा। नवाध्यक्ष अखिल महेश्वरी ने बताया कि नगर पालिका जौरा के कर्मचारी, अधिकारियों के अतिरिक्त तमाम समाजसेवी संगठनों ने इस शिविर में सहयोग प्रदान किया। हम सभी के आभारी हैं। हेल्थ कैंप के अंतिम दिवस कार्यक्रम एवं व्यवस्थाओं संचालन संयुक्त रूप से पंकज गुप्ता एवं अतुल महेश्वरी ने किया तथा उद्योगपति अशोक सिंह भथौरिया हेल्थ कैंप में विशेष रूप से सक्रियता पूर्वक सेवा देते हुए नजर आए। राहत 2 के अंतर्गत पूरे मुरैना जिले में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य शिविर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति माननीय जितेंद्र महेश्वरी की मां की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। लोकसभा जौरा में 2 दिन का स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया जा रहा है। कैंप को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की गई और किन किन मरीजों को क्या क्या इलाज मिल पा रहा है? रोटरी मेडिकल मिशन एवं तनखा फाउंडेशन के द्वारा एक बृहद मीटिंग जिलाधीश के कार्यालय में मुरैना में कराई गई। ये निश्चित है कि हर प्रति साल माँ की स्मृति में हम एक कैंप को आयोजित करते हैं और वो कैंप मेडिकल कैंप रहता है और उसमें सिर्फ हमारा सोच ये रहता है कि गरीब एवं आम जनता जिनके पास कि साइंस की नई टेक्नोलॉजी जो डॉक्टरी में चालू हुई है उसकी जानकारी नहीं है, उसके हिसाब से उनका सुदृढ़ रूप से इलाज कराया जाए। और इसलिए विगत वर्ष भी यह कैंप आयोजित किया गया था और उस कैंप में अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से तकरीबन 18 कंसल्टेंट यहाँ आए, वो 78 कंसल्टेंट आए थे और 152 का पैरामेडिकल स्टाफ आया था, जिसमें सभी प्रकार की जांचें निःशुल्क रूप से, यहाँ तक कि बायोप्सी और मेमोग्राफी, ईसीजी, सीटी स्कैन, ईईजी, ये सभी जांचें यहाँ निःशुल्क रूप से कराई गई। कुछ जांचें जो यहाँ नहीं हो पाई थी उनके सैंपल्स को लेके उन्होंने इंदौर से रिपोर्ट भेजी और वो सब रिपोर्टें हमने लोगों को वितरित की, जिसमें तकरीबन 28 लोगों के दिल के ऑपरेशन हुए और करीब 52 लोगों के अन्य ऑपरेशन हुए, जो कि निःशुल्क रूप से उस कैंप के आयोजन के तहत कराए गए। ये विगत वर्ष की घटना है। इस साल चूँकि ये कैंप आयोजित रोटरी वाले कर ही रहे थे, चूँकि तनखा साहब ने इस बात को वहाँ रखा कि क्यों ना इस कैंप को हम आपकी माँ की स्मृति में करें। उस मीटिंग में मैं भी था, हमने उसको एक्सेप्ट किया कि माँ की स्मृति में हमें करना तो है ही, हम इसको कर लेते हैं। तो माँ की स्मृति में यह कैंप यहाँ आयोजित किया गया। चूँकि यह कैंप बृहद कैंप है, इसमें पहले स्क्रीनिंग का काम किया जाएगा। पूरे चंबल संभाग के जितने भी कस्बे हैं सब में स्क्रीनिंग कैंप आयोजित हो रहे हैं और उन स्क्रीनिंग कैंपों में अपन ये छांटेंगे कि कौन से मरीज ऐसे हैं जिनकी समस्या इस लायक है जो यहाँ पर या मुरैना लेवल पर या ग्वालियर लेवल पर नहीं निपट सकती। उसके लिए दिल्ली से, हैदराबाद से, इंदौर से, कई जगह से कंसल्टेंट बुलाए गए हैं। जो कैंप मुरैना में 26 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा, यहाँ से उन मरीजों को छांट के वहाँ भेजा जाएगा, जिससे उनकी निश्चित रूप से अच्छी सुविधाजनक सर्जरी या अन्य चीज़ें जिससे कि उनके जीवन को आगे बढ़ाया जा सके, वो सब कराई जाएंगी। इस हॉस्पिटल को आपने अपनी माँ की स्मृति में कुछ दान किया है? इस अस्पताल में पहले हमने माँ की स्मृति में एक ऑपरेशन थिएटर, जिसे कि मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर कहते हैं, विद टेम्परेचर थर्मो रेगुलेटरी सेंटर्स के साथ बनवाया था। और वो इसलिए कि यहाँ जब भी अपन काम करें तो वो ऑपरेशन थिएटर काम आए।
चूँकि आपने जो बोला भूमिका रहती है, मैं तो कड़मात्र हूँ। हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं कैंप के, डॉक्टर रहीम मिश्र जी के निर्देश में हम काम करते हैं। चूँकि आपने बोला यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, गार्डियन नॉलेज डॉक्टर नहीं है, तो उसकी मांग हमने माननीय नरेंद्र सिंह जी से भी रखी है और यहाँ के क्षेत्र के पूर्व विधायक थे सुबेदार सिंह जी, उनसे ही बोला है कि पत्राचार के माध्यम से उन्होंने मांग की है। और जो यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हैं अखिल महेश्वरी जी, उन्होंने डिप्टी सीएम को भी पत्र लिखा है कि यहाँ स्टाफ बढ़ाया जाए। हमें उम्मीद है कि वो डॉक्टर जल्द से जल्द हॉस्पिटल में आएंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि महेश्वरी परिवार जौरा में निवासरत है और इस परिवार के जस्टिस जे के महेश्वरी हैं। तो प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि समय समय पर ऐसा कैंप लगता रहे, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मिलती रहें। डीएम साहब, जौरा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है कल। स्वास्थ्य शिविर में मरीजों को किस प्रकार का लाभ मिल पा रहा है और किन किन बीमारियों का इलाज हो पा रहा है? इसमें जौरा सिविल अस्पताल में इससे पहले पूर्व में भी कई शिविर आयोजित हुए हैं, मेगा कैंप आयोजित हुए हैं। तो यहाँ पे तो एक बड़ा एक अनुभव हम लोगों को सीखने को मिला है। जो सेवाएं हम शासन स्तर से उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, वो हमको इस तरह के जो NGOs माध्यम है, जो आयोजन किए जाते हैं शिविरों के, उसमें जो स्पेशलिटी डॉक्टर्स आते हैं बाहर से, और जिसमें कि मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, जिसमें हमारे दूर दराज के लोग हैं जो कि ये सेवाएं उनको बड़े स्तर पे मिल पाती हैं, वो एक छोटे से लेवल पर उपलब्ध हो रही हैं इन शिविरों के माध्यम से। और इसमें बहुत सारे लोगों को इस तरह की सुविधाएं, सर्जरी है, जिस तरह बड़े बड़े ऑपरेशन है और गंभीर जटिल बीमारियां हैं, उनका उपचार वो बड़े लेवल पे लेते हैं, वो अपन को छोटे लेवल पे शिविरों के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। सर, एक आपसे क्वेश्चन है कि ऐसी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं कि जो ज़्यादातर रेफर किया जाता है हमारे सर्जरी तुरंत जो है कि बड़े अस्पतालों को, वहाँ की व्यवस्थाएं भी, इतनी आबादी है देश में कि संभालना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो प्राइवेट स्टेज पे इन सिविल हॉस्पिटल्स में और प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं? तो समझ में आप इस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि पूरे मध्य प्रदेश शासन में और हमारे जितने सिविल हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, दूर दराज के PSC लेवल के, CSC लेवल के हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे कुछ संसाधनों की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। वो शासन अपने लेवल से काम कर रहा है, लेकिन डिमांड भी हम लोग करते हैं अपने लेवल पे। कई कई ऐसी समस्याएं आती हैं कि जो सेवाएं हमको छोटे लेवल पे देना चाहिए, वो उन मरीजों को और नहीं मिल पाती है। तो हम ये बार बार मांग करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि वही एक सिविल अस्पताल या CSC लेवल पर वो सारे संसाधन उपलब्ध हों, सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध हों, जिससे कि हम उन लोगों को बेहतर सेवाएं दे सकें। डॉक्टर साहब, आप जौरा स्वास्थ्य शिविर में आए हुए हैं, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। किस प्रकार का कैंप में लोगों को लाभ मिल पा रहा है? यहाँ पे कैंप की व्यवस्थाएं कैसी हैं? यहाँ पे मैंने देखा जो आयोजक हैं, जैसे हमारे पूर्व डॉक्टर हैं, जो रिटायर्ड डॉक्टर साहब हैं, और जो वर्तमान में हमारे जो अस्पताल प्रबंधक के डॉक्टर शामिल हैं, जो इसको मैनेजमेंट कर रहे हैं और देख रहे हैं इस शिविर को, मैंने देखा ये शिविर बहुत ही व्यापक रूप से अच्छी तरीके से यहाँ पे किया गया है, जिसमें दूर दराज के लोगों को व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें कल मैंने देखा कि हजारों लोग आए और यहाँ पे समस्त रोगों से संबंधित जो चिकित्सक बाहर से आए थे, कुछ यहाँ जिले मुरैना के थे, कुछ ग्वालियर के थे। तो मैंने देखा यहाँ पे जो दूर दराज के लोगों को जो लाभ नहीं मिल पा रहा, उन लोगों को लाभ मिला। और साथ में हम लोगों ने उन बच्चों और उन बड़ों को चिन्हांकित किया जो बड़े शिविर में जाके उनका फ़ायदा मिलेगा और जटिल से जटिल ऑपरेशन हो सकेंगे और बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा। ये मैंने देखा और इसका लाभ जल्दी ही दिया जाएगा, क्योंकि चिन्हित कर लिया गया है और जैसे ही चिन्हित होता है और वहाँ का शिविर की डेट फिक्स होती है, उसके बाद उनको वहाँ पे भेजा जाएगा। सर, जौरा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इस स्वास्थ्य शिविर में आम लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है और आपके क्या क्या इन कैंपों को लेकर अनुभव रहे हैं? देखिए, इस जौरा में विगत 1 वर्ष पहले भी श्रीमती मोहन प्यारी देवी माहेश्वरी की स्मृति में मनकामेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा एक बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर की पूरी टीम आई थी। 3 दिन का वह कैंप था, जिसमें मेमोग्राफी, कैंसर यूनिट वेन, सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी लोग 3 दिन तक यहाँ रहे थे
उस समय भी लगभग 8,500 पेशेंटों ने इस शिविर का फ़ायदा लिया था। उस मेमोग्राफी में भी 65 लोगों की मेमोग्राफी हुई थी, जिसमें से 4 लोग मेलिग्नेंसी डिटेक्ट हुए थे। आज वह परिवारजन इलाजरत हैं। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है उन सभी की। भविष्य में भी इस तरह के कैंपों का आयोजन इस जोरा ऐसी जगह पर नियमित होना चाहिए, क्योंकि आज भी जिस तरह से कैंप रोटरी फाउंडेशन ने तनखा फाउंडेशन के सहयोग से लगाया है, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की टीम, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं और नगर पालिका जोरा और मनकामेश्वर महादेव ट्रस्ट पूरा इस कैंप के आयोजन में सहयोगी के रूप में यहाँ है। जिस तरह से पेशेंटों की भरमार आती है या पेशेंटों की संख्या जो निकल कर आ रही है, लोग किस तरह से लाइन में लग के अपना इलाज कराने के लिए लगे हुए हैं, इससे ऐसा लगता है आज भी यह क्षेत्र बहुत वंचित है। इस क्षेत्र में नियमित रूप से इस तरह के कैंप आयोजन होते रहे, जिससे लोग यहाँ के लाभान्वित होते रहे। अभी ये केवल स्कूटनी कैंप है। एक यहाँ से कुछ ऐसे मरीज निकाले जाएंगे जिनको आगे गंभीर बीमारी होने के कारण आगे इलाज की कुछ आवश्यकता अधिक हो, तो अपन कोशिश करेंगे कि उन मरीजों का भी आगामी समय में होने वाले रोटरी राहत 2 में मुरैना में जो बड़ा कैंप 7 दिन का लगेगा, उसमें उनका नामांकन करें। यहाँ नामांकन करने के बाद पुनः उनके नामांकन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऐसा कोई मरीज फिर भी निकलता है जो इस कैंप में लाभ नहीं ले सका और डायरेक्ट अगर मुरैना पहुँचता है, तो हमारी सबकी कोशिश यही रहेगी कि सभी लोग वापस से उस मरीज के लिए हम सब प्रयास करें। अगर किसी कारण उसकी कोई सर्जरी होनी है, फर्दर आगे उसको वेदांता जाना है या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाना है, तो जिस तरह से जिला प्रशासन और रोटरी ने जो संकल्प लिया है, हम उस मरीज का अंत तक इलाज कराएंगे जब तक वो पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं कर ले। सर अतुल माहेश्वरी जी, आप रेडगढ़ सोसाइटी के जिला के सचिव हैं। सुना है माहेश्वरी परिवार ने इस हॉस्पिटल को कोई पिछले कैंप में सौगात दी है और आगे जो है आप यहाँ पे लेडी डॉक्टर या उनकी कई चिकित्सकों की कमी है, तो उसके बारे में आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, ये प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें हमारा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हॉस्पिटल का जो बिल्डिंग है बहुत अच्छी है, व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी है। थोड़े से डॉक्टर्स की अगर नियुक्ति और होती है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर यहाँ पे शायद नहीं हैं तो कम है, या अन्य डिपार्टमेंट भी यहाँ पर अगर बढ़ सकते हैं। बिल्डिंग अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अच्छा है। अभी जो वर्तमान में डॉक्टर्स लोग हैं, बीएमओ हैं, सभी लोग बड़े अच्छे से कार्य करते हैं, लेकिन सुविधाएं जितनी बढ़ सकें, हमारा प्रयास सबका होना चाहिए उतनी सुविधा इस हॉस्पिटल को और मिले। लास्ट जब कैंप हुआ था मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो आयोजन हुआ था, उसमें इस हॉस्पिटल में जो ओटी बन रही थी, उस ओटी को मॉड्यूलर ओटी हमारे परिवार के द्वारा श्रीमती मोहन प्यारी देवी की स्मृति में बनवाया गया था। उस समय यहाँ पर आँखों के ऑपरेशन भी 65 सफल ऑपरेशन हुए थे। तो इस तरह की ओटी जब बनी है तो उसमें निरंतर कार्य, सेवा कार्य मरीजों के लिए होता रहे, ऐसी मैं भावना और कामना करता हूँ प्रशासन से भी और आपसे भी कि आपके माध्यम से ये बात प्रशासन तक पहुँचे। इस वक्त की बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है। चौपन रेलवे की तानाशाही से परेशान सब्जी विक्रेता ने सब्जी फेंक कर किया प्रदर्शन। अपनी नाराजगी जताते हुए शक्तिनगर वाराणसी राजमार्ग पर सब्जी फेंक कर रेलवे के खिलाफ किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंची चौपन पुलिस ने सब्जी विक्रेताओं को समझा बुझाकर मामला कराया शांत। एक हफ्ते पहले रेलवे के रामलीला मैदान में सब्जी दुकानदारों को रेलवे ने कराया था खाली। उप जिलाधिकारी ओबरा और स्थानीय नेताओं के रेलवे अधिकारियों से बात के आश्वासन पर सोमवार को फिर से लग रही थी दुकानें। सोमवार को रेलवे आरपीएफ पहुंची और दुकान को हटवा दिया गया, जिससे दुकानदार नाराज होकर रेलवे के खिलाफ सब्जी रोड पर फेंक कर जमकर प्रदर्शन किया। गांव के किसान सब्जी को रोड पर डालकर चौपन रेलवे के खिलाफ किया सांकेतिक प्रदर्शन कर जताया विरोध। दुकानदारों ने कहा रेलवे रामलीला मैदान में पूर्व की भांति अस्थायी दुकान लगाने दे, जिससे गरीब दुकानदारों का और उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। तहसीलदार ओबरा सुशील कुमार अपने साथ क्षेत्रीय लेखपाल से वार्ता के बाद सभी सब्जी विक्रेता हटे। सुनील कुमार, आप यहाँ सब्जी मंडी में क्या है? सब्जी विक्रेता है। आज क्या हुआ था कि आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा? एक हफ्ता पहले रेलवे द्वारा सब्जी मंडी खाली कराया गया था और 3 दिन पहले एसडीएम साहब और हमारे नगर के चेयरमैन और 2-4 बड़े बड़े जैसे लोग हैं, मानित सज्जन लोग, वो आए थे, आश्वासन दिए कि आप लोग लगाइए, हम रेलवे से बात कर लेंगे। तो 2 दिन से लग रहा था सब्जी मंडी, तो आज जो है कि
रेलवे के भाई आरपीएफ के दरोगा लोग दुकान को उठवा दिए, लगी हुई दुकान को उठवा दिया। कच्चा माल हम लोग का पड़ा हुआ था। अब किसान जो आए थे सब रोड पे अपना फेंक फाक के चल दिए। कुछ दुकानदारों के साथ धक्का मुक्की भी हुआ नहीं, है? कोई धक्का मुक्की नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने फिर प्रदर्शन किया? हाँ, हम लोग ने किसानों ने बैठ के रोड पे था किया 10-5 मिनट के लिए। उसके बाद सिपाही लोग आए, उन लोग की बात हम लोग मान के हट गए। उन लोग आश्वासन दिए हैं कि हम लोग बात करेंगे आगे अधिकारियों से। बात करने का कब तक बात करेंगे, कब तक आपकी देखिए, समस्या का हल होगा? अब उनके ऊपर है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अब उनके ऊपर है। अगर समस्या का हल नहीं हुआ तो फिर अगला स्टैंड क्या होगा? क्या करेंगे हम लोग कर क्या सकते हैं? हम लोग दबे कुचले लोग हैं। आज रोजी रोटी के लिए यहाँ फुटपाथ पे बैठे हैं, 2 घंटा बेचते हैं, उसके बाद चले जाते हैं हम लोग। नेशनल हाईवे के साइड से खड़े बाइक सवार बाप बेटे को पिकअप वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। बेटे की हुई मौत, बाप गंभीर रूप से हुआ घायल। लड़की देखने जा रहे थे, पानसेमल से काजकुट युवक की दुर्घटना में हुई मौत। खरगोन जिले के पलकवाड़ा थाना के खलटाका पुलिस चौकी क्षेत्र के मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम रामपुरा में मंगलवार सुबह 8 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक पानसेमल जिला बड़वानी का निवासी है। मृतक के फूफा जी कैलाश ठाकुर निवासी सेंधफा ने बताया कि हम लोग 2 अलग अलग बाइकों पर सवार होकर मेरे साले के लड़की धीरज चौहान के लिए काटकुट पड़वा के पास लड़की देखने के लिए जा रहे थे। इस दौरान नेशनल हाईवे पर ग्राम रामपुरा में रोड के साइड से बाइक को खड़ा करके मैं और विकास चौहान बाथरूम करने के लिए गए हुए थे और ये दोनों बाप बेटे बाइक के पास खड़े हुए थे। अचानक से पीछे से आ रहे तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने दोनों बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे भतीजे धीरज चौहान निवासी पानसेमल जिला बड़वानी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं धीरज के पिता बहादुर चौहान उम्र करीब 55 वर्ष निवासी पानसेमल जिला बड़वानी को ग्रामीणों द्वारा घायल अवस्था में ठीकरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहीं टक्कर के बाद पिकअप वाहन भी पलटी खा गई, जिससे पिकअप वाहन का चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना होते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी। सूचना मिलते ही खलटाका पुलिस चौकी प्रभारी राजेंद्र अवस्थिया और आरक्षक देवी सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और मृतक युवक के शव को टोल एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। कैसे क्या घटना हुई भैया? हम पानसेमल से काटकोट जा रहे थे लड़की देखने के लिए। हम पेशाब के लिए गाड़ी रोकी और हम 2 पेशाब के लिए चले गए साइड में गाड़ी खड़ी करके। उसके बाद टेम्पो वाला तेज़ रफ्तार से आया और ठोक दिया। अच्छा, आप किस काम से जा रहे थे? काटकोट लड़की देखने जा रहे थे। अच्छा, तो अभी घटना में किसकी मौत हो गई है? धीरज अच्छा, चौहान। जो लड़की देखने जा रहे थे उनकी? हाँ, लड़की देखने। अच्छा, घटना कहाँ हुई है ये? गाँव का रामपुरा। अच्छा, मौके से पिकअप का ड्राइवर चला गया? ठीक है, क्या नाम आपका? कैलाश। आप क्या लगते हैं लड़के? फूफा जी। पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश द्वारा साइबर सुरक्षा अभियान सेफ क्लिक ऑपरेशन के तहत मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को इंटरनेट के उपयोग एवं दुरुपयोग एवं उसके सही उपयोग के संबंध में निर्देशित किया गया था कि जन सामान्य को सुरक्षित क्लिक अभियान चलाकर जागरूक किया जाए। थाना प्रभारी आजाद नगर द्वारा सेमिनार, रैलियां, स्कूल, छात्रावास, मजदूर महिलाओं से संवाद कर सेफ क्लिक की जानकारी दी गई। मैडम इस तरफ रहना, 2 लाइन में हो जाए, 2 लाइन में। टू लाइन 2 लाइन में हो जाओ बेटा, आगे।
इंदौर के 2 स्कूलों को आरडीएक्स से उड़ने का लिए ईमेल आने के बाद पुलिस के बम इसको डिस्पोजल स्क्वाड में पूरे स्कूल परिसरों की सर्चिंग की, जहां 30 तारीख की कोई वस्तु नहीं पाई गई। इसके बाद स्कूलों को शुरू कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ईमेल सुबह 8:54 पर प्राप्त है, जिसमें तमिल भाषा में लिखा हुआ है। ईमेल में मंगलवार दोपहर 1:30 बजे आरडीएक्स विस्फोट होने की बात लिखी गई है। पुलिस जांच में जुट गई है। स्कूलों में छात्र छात्राओं की परीक्षा चल रही है। ऐसे में आज भी परीक्षा थी, जो सर्चिंग के बाद फिर शुरू कराई गई है। क्या मामला हुआ भैया, किसकी धमकी आई, क्या है? सर धमकी हमको कुछ पता नहीं। हम क्लास में बैठे थे, जैसे ही एग्जाम चालू होने 5 मिनट का समय बच रहा था मात्र, सब पूरा स्टाफ, एक भैया अंदर आए, उन्होंने कहा पूरा स्टाफ जल्दी बाहर निकलो। पूरे स्टाफ को बाहर निकाल दिया। उसके बाद गेट लगा दिया। 2 मिनट बाद एक भैया आए, सब बाहर निकलो जल्दी, कुछ भी अपने सामान वामान सब जल्दी लेके सब बाहर निकलो, वो यहाँ से मेन गेट से बाहर निकल जाना, बस इतना मामला हुआ। आज का एग्जाम थे आपकी? हाँ सर, आज एग्जाम था हमारा जीडी का, एसएससी जीडी का एग्जाम था हमारा। क्या बोले कि बस खाली करने के लिए? सर ये बोला कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे, सब बाहर निकल जाओ यहाँ से। वो एक भैया थे वहीं पे जो हमारे स्टाफ है। मेरा नाम राहुल अहिरवार है। भैया क्या मामला हुआ, एकदम कॉलेज खाली करवाना पड़ा है? जैसे ही सर हम अंदर गए, बैठे, सभी बच्चों का पासवर्ड वगैरह लॉगिन हुआ, सब कुछ हुआ, पासवर्ड डाला, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम चालू होने से 2 मिनट पहले एक सर आए बाहर से और उन्होंने कहा कि सब बच्चे बाहर निकल जाओ, कोई मतलब जो भी है बाद में आ जाएगा, गड़बड़ी है, लेकिन बाहर निकाल दिया सबको एकदम। क्या कारण रहा बाहर निकालने का? सर ऐसा बताया जा रहा है कि बॉम्ब रखा हुआ है, एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है। उन्होंने बोला कि तो सारे जो स्टूडेंट हो बाहर चले जाओ। काय का एग्जाम था आज? एसएससी जी का। आपका नाम बताइए। विशाल रघुवंशी। शुरू करें? सर आईपीएस स्कूल और एनडीपीएस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये सुबह 8:54 पर 2 स्कूल है, एक एनडीपीएस स्कूल है, न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल, और एक आईपीएस स्कूल है जो किराऊ में और तेजाजी नगर में पड़ता है। ये इसमें सुबह 8:54 पर मिल आया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि इसमें बम आरडीएक्स है और ये 1 लगभग 1:30 बजे के करीब 1:30 पर ये बम से उड़ जाएगा। स्कूल दोनों स्कूल उड़ जाएंगे, तो तत्काल अपने स्टूडेंट्स को वो करिए, इवैक्यूएट कराइए। और ये जो मेल भेजने वाले का जो नाम है वो बेसिकली ये जो इसमें कुंडाकुलम _जगन@hotmail.com यहाँ से आया है। और इसमें बाकी कुछ तमिल में लिखा हुआ है, जो कुछ राजनीतिक लिखा हुआ है, तो वो तमिल लैंग्वेज में है, तो उसको भी कन्वर्ट कराया गया है हिंदी में। तो कुल मिलाकर ये एक थ्रेड दी गई है। स्कूल में ऑलरेडी BDDS की टीम ने सर्चिंग कर ली है, तो वहाँ इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं आई है और अब क्लासेज फिर से रूप से चालू हो गए हैं। 2 स्कूलों की बात सर सामने आई? हाँ, 2 स्कूल मैंने बताया, एक एनडीपीएस स्कूल है, दूसरा आईपीएस स्कूल है, इंदौर पब्लिक स्कूल, और दूसरा एनडीपीएस न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल जो कि खंडवा रोड पर है। एनडीपीएस स्कूल है जो खंडवा रोड पर स्थित है, जो कि तेजाजी नगर में आता है, और ये राहू में आईपीएस स्कूल है, इंदौर पब्लिक स्कूल। इनमें लगभग 8:54 पर ये दोनों मेल आए थे। पिता ने पुत्र को मारी गोली, विधायक का भाई है आरोपी पिता गिरफ्तार। आज सुबह मागडोन थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में पिता ने अपने बेटे को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जो विधायक सतीश मालवी का भाई है। यह घटना सुबह मागडोन थाने के सुचई गांव में हुई, जहां रहने वाले मंगल सिंह मालवी गांव में ही किराना दुकान संचालित करते हैं। आज सुबह पैसों के लेन देन को लेकर उनका अपने पुत्र अरविंद से विवाद हो गया, जिसमें उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपने पुत्र के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खबर मिलने पर मागडोन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए तोराना अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जो खटिया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सतीश मालवी का भाई है। एसएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि आरोपी के पास से 12 बोर की बंदूक जब्त की गई। मैडम मागड़ों में घटना हुई है, पिता ने पुत्र को गोली मार दी, क्या पूरा मामला? ये पिता पुत्र का एक किराने की दुकान थी। लगभग सुबह 9:15 बजे किराने की दुकान के पैसों के विवाद को लेकर मृतक अरविंद को उसके पिता मंगल सिंह द्वारा गोली मार दी गई है। पैसे का विवाद था, जो कि पारिवारिक था। ये जो मंगल मालवी है, ये विधायक सतीश मालवी के भाई है? भाई है, पर इनका 20 से 25 वर्ष से कोई संबंध नहीं था और अलग अलग दोनों बहुत दूर एक दूसरे से रहते थे। इसमें आरोपी की स्थिति क्या है, गिरफ्तार हो गए? हाँ, आरोपी राउंड अप कर लिया गया है। गोली मारी गई वो किस वेपन से चलाई गई है, कहाँ लगी? गोली उनके लाइसेंसी बंदूक से मारी गई है, जो कि सर में लगने से उनकी मृत्यु हुई है। कहाँ की घटना और कहाँ के रहने वाले हैं? ये सुचाई गांव की घटना है। सुचाई गांव थाना माकड़ो क्षेत्र में है।
कल नगर पालिका द्वारा गौरव दिवस मनाया गया, जिसको लेकर कांग्रेस के जिला प्रवक्ता अजय सिंह ठाकुर ने नगर पालिका पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गौरव दिवस केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नगर पालिका ने राजा भोज के इतिहास को नकारते हुए इस अवसर पर भ्रष्टाचार किया और गौरव दिवस को राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना दिया। ठाकुर ने इस अवसर पर नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल उठाए और जमकर आलोचना की। उनका कहना था कि यह आयोजन जनता के असल सम्मान और गौरव से जुड़ा नहीं था, बल्कि केवल राजनीति का शिकार बना दिया गया। कल धार में हमारे यहाँ पर गौरव दिवस मनाया गया। नगर पालिका परिषद के द्वारा जो गौरव दिवस मनाया गया, मनाया भी जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें धार नगर की जनता की सहमति है। 2023 में तब मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पूरे प्रदेश में गौरव दिवस मनाए जाने की बात कही गई थी, तो उसमें उन्होंने सुझाव मांगे गए थे, जिसमें हमारे धार शहर में कुछ अलग दिन भी सुलह किया गया था, पर किंतु धार नगर की समस्त जनता ने, विद्वानों ने, समस्त लोगों ने बसंत पंचमी का दिन सुझाव दिया था, जिसमें कलेक्टर साहब का नगर पालिका में बैठकें हुई थी। उसमें बसंत पंचमी का सुझाव दिया गया था और इसलिए बसंत पंचमी पे गौरव दिवस मनाया जाना था, जो कल नगर पालिका के द्वारा मनाया गया। पर कहीं ना कहीं नगर पालिका ने गौरव दिवस का मजाक बना के राजा भोज के इतिहास को छुपाते हुए, उनका मजाक बनाते हुए दिवस को मना के इतिश्री कर ली। सबसे पहले तो इनके जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों की हमेशा उपेक्षाएं करते आते हैं, उन्हें पूरी तरह से कोई भी जानकारियां नहीं देते और उन्हें पूरी तरह से सम्मिलित करने की बात नहीं करते और प्रभारे ये उक्त आयोजनों को कर लेते हैं। जब ये अपने जनप्रतिनिधियों की अवहेलना कर रहे हैं, धार नगर की जनता का क्या? इसमें राजा भोज को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन सरस्वती जन्मोत्सव का दिन होकर के इस दिन 1000 से ईस्वी 1000 और 1005 के बीच में कहीं न कहीं राजा भोज का भी राज्याभिषेक हुआ था और इसीलिए इस दिन को धार नगर में गौरव दिवस मनाने के लिए चुना गया था। कहीं ना कहीं बसंत पंचमी भी हमारे पूरे देश में इस धार नगर में इतने हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, जिसको गौरव दिवस के रूप में अगर उसमें लिया जाता तो आम जनता की सहभागिता इसमें बढ़ सकती थी, किंतु नगर पालिका ने उसे एक छोटे से हिस्से पर करके चंद स्कूलों को बुला करके आयोजन को बहुत छोटे स्वरूप में करके धार नगर के समस्त जनता की अवहेलना करते हुए उक्त कार्यक्रम को किया, जो कि गलत है। इसमें धार नगर के विद्यालयों का भी सम्मान किया जाना था, हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी खेल कूद के आयोजनों को किया जाना था, इसमें संगोष्ठियों का भी आयोजन किया जाना था, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाना था और कहीं ना कहीं इसे भव्य रूप दिया जा सकता था, क्योंकि इस कार्यक्रम के लिए हमारे धार नगर की समस्त जनता उत्साहित थी, लालायित थी इसमें शामिल होने के लिए। अगर नगर पालिका चाहती तो इस आयोजन को हजारों की संख्या में इस आयोजन को बदला जा सकता था, किंतु कहीं ना कहीं ये जो नगर पालिका की सोची सोच है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही, किसी कार्य को करने की सिर्फ इतिश्री करना, किसी कार्य को सिर्फ छोटा सा करते हुए उसकी औपचारिकताएं पूर्ण करने की जो इनकी आदत है, कल हमारे गौरव दिवस पर भी दिखी। हमारे राजा भोज की यहाँ पर मूर्ति स्थापित है, भोज उद्यान है, एक बड़ा उद्यान है, क्योंकि उस उद्यान पर भी इस आयोजन को किया जा सकता था। राजा भोज पे एक माला भी डाली जा सकती थी, पर ये माला भी नहीं डाल सके। वहाँ कार्यक्रम करना तो ठीक है, वहाँ काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा सकता, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता। कहीं ना कहीं राजा भोज से लेकर के सरस्वती माता सरस्वती को जोड़ते हुए धार नगर की समस्त जनता को इस आयोजन में जोड़ा जाना था, जो नगर पालिका के द्वारा नहीं किया गया, जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात इसमें हुई है। मेरा जिलाधीश महोदय से, एसडीएम महोदय से सबसे अनुरोध है कि जो नगर पालिका इस तरह की बार बार त्रुटियां करती है, अपनी जनप्रतिनिधियों की अवहेलना करती है, हमारे धार नगर की जनता, सम्मानित जनता की भी हमेशा अवहेलना करती आती है। जिस कार्यक्रम को ये भव्य रूप से कर सकती है, पैसा उतनी लगाती है, पर उसे करने में कहीं ना कहीं बड़ी चूक कर देती है। शहर में आतिशबाजी कराती, पर राजा भोज उद्यान पे राजा भोज के यहाँ जरा सी लाइट भी नहीं लगा पाती है। ये एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात का कार्य को ये करती है। मेरा अधिकारियों से निवेदन है कि इसको संज्ञान में लेते हुए इस पे जो लापरवाहियाँ बरती गई, जो इस पे भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच की जाए और भविष्य में होने वाले गौरव दिवस पे समस्त धार नगर की जनता को जोड़ा जाए, समस्त स्कूलों को जोड़ा जाए, समस्त बच्चों को जोड़ा जाए, खेल प्रतिभाओं का जोड़ा जाए, यहाँ के विद्वानों का सम्मान किया जाए। यहाँ जो धार नगर में के लोग जो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करके यहाँ पे पधारे, उनका भी सम्मानित किया जाए और समस्त दलगत राजनीति से दूर करते हुए इसमें समस्त राजनीति के लोगों का, समस्त धर्म के लोगों को भी जोड़ते हुए इस भव्य आयोजन को किया जाए। अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि, जिला कांग्रेस प्रवक्ता, पार्षद प्रतिनिधि धार।